हाय एवरीवन। हम लोग चैप्टर सेकेंड स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग का चैप्टर कौन सा था? एसिड बेस सॉल्ट, यानी अम्ल क्षारक और लवण। ये हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे। तो हम लोगों ने पूरा अम्ल को डिस्कस कर लिया था, पूरा अम्ल को हम लोगों ने कवर कर चुका था कि अम्ल क्या होता है, उसका प्रिपरेशन यानी कि बनने की विधि को हमने देख लिया था, उसके प्रॉपर्टीज़ को देख लिया था तथा पीएच की वैल्यू किस प्रकार वेरी करता है इसको भी हमने देख लिया था। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी किए थे, यानी टोटली अम्ल जो है ना वो पूरा कवर हो चुका है। अब हम लोग बेस के ऊपर बात करेंगे, क्षारक के ऊपर बात करेंगे। ठीक, तो देखिए इसको भी उसी तरीके से पढ़ा जाए। जैसे मान लीजिए इसको भी दो तरीके से हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। किस प्रकार? एक तो होता है स्वाद के आधार पर, ठीक, और दूसरा जो होता है ना मित्रों वो होता है प्रयोग के आधार पर। क्लियर? स्वाद का मतलब ये हुआ कि जो भी कोई पदार्थ आपको खाने में कड़वा लगे तो समझ लीजिएगा कि उसमें क्षारक प्रेजेंस है, यानी कि क्या है, उसमें बेस हमारा उपस्थित है। ठीक, प्रयोग के आधार पे क्या मतलब हुआ कि उस क्षारक को अगर आप लोग जल में डिजॉल्व करो, इस जो क्षारक आपको मिला है उसको आप लोग जल में डिजॉल्व करो तो आपको OH आयन माइनस मिलना चाहिए। ये था क्षारक को पहचानने का तरीका। एक तो पहला था स्वाद के आधार पर, यानी कि जो भी आपको कड़वा लगे समझ लीजिएगा क्या है, क्षारक है। प्रयोग के आधार पर, यानी आप उसको जब जल में घोलते हो तो आपको OH आयन क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ये था क्षारक। दो तरीके से हम लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए इसका एक और तरीका है कि जो क्षारक होता है ना ये क्या कर देता है, लाल लिटमस पत्र को, किसको? लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। इसके गुण हम बता रहे हैं, यानी जो क्षारक होता है वह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अरे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल जो होता है वह नीले को लाल कर देता है, लेकिन क्षारक जो होता है ना वो लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। इसका एक और गुण है, कौन सा? ये जो है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज का जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा ये इसको क्या करेगा, येलो कर देगा। क्या कर देगा? येलो कर देगा, यानी कि पीले कलर में क्या करेगा, परिवर्तित कर देगा। क्योंकि अम्ल के केस में हमने देखा था कि जो मेथिल ऑरेंज का विलयन था यानी कि सॉल्यूशन था उसको ये क्या कर देता था, अम्ल रेड कर देता था। क्या करता था, रेड। लेकिन क्षारक के केस में यानी कि बेस के केस में मेथिल ऑरेंज को ये क्या करता है, येलो कर देता है। क्लियर? तो ये क्षारक जो होता है ना लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और मेथिल ऑरेंज को येलो कर देता है। अब देखिए कुछ क्षारक के हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, उसको देख लीजिए कौन कौन से क्षारक हैं। अब इसके बारे में देखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक प्रकार का क्या है, क्षारक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक प्रकार का क्या है, क्षारक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक प्रकार का क्या है, क्षारक है। ये जितने भी क्षारक आपको दिख रहे हैं इन सबका यही काम है कि ये या तो ये कड़वे दिखेंगे आपको, नहीं तो अगर आप इसको डिजॉल्व करोगे पानी में तो OH आयन आपको बाहर मिलेगा। और भी कुछ क्षारक हैं, जैसे जितने भी धातुएं होती हैं उन धातुओं का जो ऑक्साइड होता है वो भी किस तरह बिहेव करता है, क्षारक की तरह बिहेव करता है। जैसे कि मान लीजिए जिंक का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, और इसके हाइड्रोक्साइड भी, जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम का क्या, हाइड्रोक्साइड भी, ये भी क्या करते हैं, ये भी क्षारक होते हैं। मतलब ये भी बेस की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि बेस की तरह इनका बिहेवियर है। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ हमने क्षारक के नाम रखे हैं जो ये स्वाद में कड़वे होते हैं और प्रयोग में OH आयन देते हैं। इनका ये भी काम है कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और मेथिल ऑरेंज के विलयन को येलो कर देते हैं। इतना क्लियर ना? अब आगे देखिए, यहाँ पे जितने भी क्षारक हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा गया। देखिए क्षारक और भी हो सकते हैं, यह जरूरी नहीं कि ये भी। मेटल का ऑक्साइड आप ले सकते हो, टोटली क्या हो सकते हैं, क्षारक हो सकते हैं। मेटल का हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, वो सब क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। अब देखिए इनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। किस किस कैटेगरी में? एक तो जल में जो घुल जाते हैं, क्या जल में घुल जाते हैं, एक जो होते हैं वो जल में क्या होते हैं, नहीं घुलते हैं, जल में न घुलने वाले। ठीक, यानी हमारे कहने का सेंस ये हुआ कि एक वाटर सॉल्युबल होता है और एक क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये वाटर सॉल्युबल होता है और वाटर इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है इसको देखिए,
जो जल में घुलने वाले बेस हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा। ये कौन कौन से हैं? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जितने भी बेसिस आपको दिख रहे हैं ये जल में क्या हो सकते हैं? घुल सकते हैं। और जल में न घुलने वाले यानी कि वाटर इनसॉल्युबल किसको बोलेंगे? ये मेटल के जितने भी ऑक्साइड आपको दिख रहे हैं ना या हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं धातुएं जो होती है ना वो जनरली क्या होता है, मतलब जल में नहीं घुलता है। तो अधिकतर केसेस में मेटल के ऑक्साइड और मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अब एक चीज समझिएगा, दो टर्म आता है, कौन सा? एक होता है क्षारक और दूसरा होता है क्षार। यानी इसको बेस बोलते हैं, इसको एल्कली बेस बोलते हैं। क्लियर? एल्कली बेस, इस चीज को समझिएगा। तो जो जल में घुल जाते हैं क्षारक ना, उन्हीं को क्षार बोलते हैं। फिर से, यानी जो भी बेस आपको दिख रहा है अगर वो वाटर सॉल्युबल है तो उसको एल्कली बेस बोलेंगे। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि जितने भी आपको ये बेस दिख रहे हैं यानी कि क्षारक आपको दिख रहे हैं जो जल में घुले हैं, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्षार बोल सकते हैं। समझ आ रहा है? यानी कहने का सेंस यही हुआ कि जितने भी आपको बेस दिख रहे हैं यानी कि क्षारक दिख रहे हैं जो जल में घुल जाएं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। ये था पूरा बेस देखिए पूरा कवर हो चुका। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेस को देखेंगे, यानी कि बनने की जो विधि होती है, बेस को कैसे बनाया जा सकता है, यानी कि क्षारक को कैसे बनाया जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ बेस यानी कि क्षारक को कैसे हम लोग बना सकते हैं। देखिए एक जितने भी सोडियम आपको दिखता है बहुत ही ज्वलनशील एलिमेंट होता है, यानी कि तत्व होता है, धातु होता है। जब सोडियम वाटर के संपर्क में आता है तो ये बनाता है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर रिलीज होगी। क्लियर? अब देखिए कैसे होगा। अब इसको पहले तो बैलेंस कर लीजिए। अगर यहाँ पे हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 सोडियम यहाँ पे, ये 2 सोडियम यहाँ पे। यही तो हमारा क्या है? बेस है। और इसी का हम लोग क्या करना था? प्रिपरेशन करना था। आपको पता होना चाहिए जो ये सोडियम होता है ये जब भी वाटर के संपर्क में आता है तो आग पकड़ लेता है। आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि सोडियम जो होता है ना, इसको केरोसिन के तत्व में यानी कि मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। ये बहुत ही क्या होता है? ज्वलनशील होता है। तो ऐसा कैसे होता है कि सोडियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो मतलब आग पकड़ लेता है? क्योंकि देखिए जब सोडियम और वाटर से रिएक्शन करता है ना तो हमको एक चीज मिलता है यहाँ से, क्या? बाहर ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, यानी कि हमको हीट यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। और जब यहाँ से हीट बाहर निकलता है हमको, तो हम जानते हैं कि पिछले क्लास में प्रैक्टिकल में हम लोग को देखा था कि हाइड्रोजन गैस जो होता है ना वो बहुत ही क्या होता है? फ्यूलिंग इसका बहुत अधिक होता है, मतलब ये बहुत तेज आग पकड़ लेता है। इसको इसलिए तो फ्यूचर का फ्यूल बोलते हैं, मतलब ये बहुत अच्छा ईंधन होता है, बहुत तेज जलता है। तो जब सोडियम और वाटर के संपर्क में आया तो तुमको बना क्या? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हो गई। लेकिन इसके बाद भी हमको क्या मिला? यहाँ से हीट यानी कि ऊष्मा मिला। अब ये ऊष्मा जैसे ही हाइड्रोजन के संपर्क में आता है तुरंत आग पकड़ लेता है, यानी हाइड्रोजन जलना शुरू हो जाता है और इस जलने के साथ इनका भी अस्तित्व क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसीलिए जब भी हम लोग सोडियम को खुले वातावरण में भी रख देते हैं, यानी खुले माहौल में भी उसको हम लोग रख देते हैं ना, तो यहाँ से वो तुरंत वायु में क्या है? नमी तो है, वायु में क्या है? नमी है, और नमी में भी वाटर तो प्रेजेंस होगा। और इस वाटर के चलते ये सोडियम रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस वहां से बाहर निकलेगी। इस हाइड्रोजन के साथ साथ हमको हीट भी बाहर मिलता है और हीट के कारण ये हाइड्रोजन गैस तुरंत जलना शुरू हो जाएगा और इनके जलने के कारण ये भी चले बसते हैं। तो ये था इसके पीछे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब देखिए दूसरा, जब पोटेशियम वाटर के संपर्क में आता है तो यही बनाता है क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब इसको भी थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने से क्या होगा? थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट अपना। तो ये था हमारा दूसरा, यानी कि बेस को कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और बेस है प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या? कैल्शियम। ये भी हमारा क्या है? मेटल है। और ये जब वाटर के संपर्क में आएगा तो ये भी बनाएगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी हमारा क्या है? प्रकार का बेस है। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे कितना है? 2, तो तुरंत यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस कर लीजिए।
तो यहाँ से ये भी हमको क्या मिल गया, यानी कि एक बेस मिल गया, ये भी हमारा क्या है, एक बेस है, और सब जगह से हाइड्रोजन गैस क्या 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 हो रहा है, यानी कि बाहर निकल रहा है। क्लियर। ये था थोड़ा सा प्रिपरेशन ऑफ बेस, यानी कि बेस को कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, जितने भी यहाँ पे हम लोग बेसिस को प्रिपेयर किए, यानी कि बेसिस को जो बनाए हैं, ये सब क्या है, वाटर सॉल्युबल है। क्या है, वाटर सॉल्युबल, मतलब जितने भी बेसिस बने हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं। वाटर इनसॉल्युबल अगर बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उसको रिएक्शन करवाना है। मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको भी बैलेंस कर लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के तौर पे हम लोग वाटर इनसॉल्युबल बेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यानी कि बेस का क्या गुण है। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, अम्ल और बेस का प्रॉपर्टीज लगभग एक दूसरे के अपोजिट होता है, अगेंस्ट होता है। तो हम लोगों ने जब अम्ल का बेस के साथ रिएक्शन करवाया था तो हमको सॉल्ट और वाटर मिला था। ठीक उसी प्रकार आज भी वही कहानी होगी। क्या होगा, यानी जब बेस किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, अभिक्रिया करेगा तो ये साल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर, यानी कि जल हमको बाहर मिलेगा। तो बहुत इजी था, इजी ऐसे था कि बेस कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो ये क्या बना, साल्ट बनाएगा। कैसे, यहाँ से फिर बॉन्ड टूटा और यहाँ से बॉन्ड टूटा तो ये बना लेगा क्या, NaCl, चूंकि एक प्रकार का साल्ट है, और H2O यानी कि वाटर बन गया। अब H2O कैसे बना देख लीजिए, यहाँ से H और यहाँ से OH, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लिया, H2O बना लिया। चूंकि देखिए कैसे होता है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये भी प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो इसका जो प्लस है, इसका ये प्लस जो है इसके माइनस के साथ चला जाएगा और इसका माइनस इसके प्लस के साथ चला जाएगा, यानी NaCl के साथ NaCl, ये भी एक प्रकार का हमारा क्या है, सॉल्ट है, और OH और H ये वाटर बना लेंगे। कहने का सेंस ये था कि जब बेस एसिड के साथ, यानी कि जब क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का फॉर्मेशन करता था। ये पहला था। और दूसरा देख लीजिए, दूसरा, अच्छा, जितना भी मेटल ऑक्साइड था वो भी हमारा क्या है, एक प्रकार का क्षार है, यानी कि बेस है, सॉरी क्षारक है, यानी कि वो बेस है। तो हमने यहाँ पे ले लिया क्या, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड के साथ जब अम्ल, यानी कि मान लो हमने HCl ले लिया, इसका जब रिएक्शन करवाया तो क्या मिला हमको, जिंक क्लोराइड, ये भी एक प्रकार का क्या है, साल्ट और वाटर। देखिए कैसे, इसको बैलेंस करना हो तो आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जिंक क्लोराइन के साथ बाहर निकल जाएगा, जिंक क्लोराइड बना लेगा, और यहाँ से एक O और 2 हाइड्रोजन ये मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास तीसरा अगर लिखा गया हो, तीसरा क्या है, तीसरा अगर मान लीजिए हमने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब H2SO4 के संपर्क में आएगा, यानी एसिड के संपर्क में आएगा, चूंकि ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का बेस है, और ये हमारा क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड। तो इसके अभिक्रिया के पश्चात हमको साल्ट मिलेगा। तो ये मैग्नीशियम किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ, यानी कि MgSO4, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन होता है, कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको ब्रेकआउट करना है। ये पहला प्लस में जाएगा और इसको माइनस में जाएगा, फिर इसको ब्रेकआउट करिए। पहला हमेशा प्लस में होता है, ऑलमोस्ट 99% केसेस में ये प्लस होता है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कुछ हम नहीं करना, इसका प्लस जो है इसके माइनस के साथ ऐड कर दीजिए, यानी ये जो प्लस है ये इसके माइनस के साथ चला जाएगा और ये माइनस इस प्लस के साथ चला जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। ये था प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट। अब इसका एक और प्रॉपर्टीज बचा है, उसके बाद से ये पूरा बेस हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश, खत्म हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज कहता है कि जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। ये एनसीईआरटी में एज इट इज स्टेटमेंट के तौर पे लिखा गया है। क्लियर। तो बेस का क्या मतलब हुआ, क्षारक और नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि अधातु ऑक्साइड। क्या, अधातु ऑक्साइड। ये जब रिएक्शन करता है तो लवण बनाता है और जल बनाता है। ठीक। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है क्या, गुण होता है, इसको चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो क्षारक के तौर पे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ये भी एक प्रकार का हमारा क्या है, क्षारक है, क्योंकि हमने कहा था कि मेटल का ऑक्साइड और मेटल का हाइड्रोक्साइड ऑलमोस्ट क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, यानी कि बेस होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड यानी नॉन मेटल लेना है आपको और नॉन मेटल का ऑक्साइड लेना है। तो नॉन मेटल किसको कहते हैं, पहले इस चीज को आप लोग समझिएगा कि नॉन मेटल उसको कहते हैं जिसके बैलेंस शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, वही हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है। और मेटल किसको बोलते हैं, मेटल उसको बोलते हैं जिसके बैलेंस शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो हम यहाँ पे नॉन मेटल के तौर पे ले रहे हैं क्या, कार्बन, क्योंकि कार्बन के बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका हम लोगों ने ऑक्साइड ले लिया, नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये आपस में रिएक्शन किया तो साल्ट बनाया। कैसे साल्ट बनाएगा, देखिए सॉल्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहां से कैल्शियम, चूंकि कैल्शियम का साल्ट बनेगा, तो आपको जानना चाहिए यही चीज, देखिए इस चीज को नोटेट करिएगा। और पॉइंट यहीं पे है कि जो मेटल होता है इसका आपको साल्ट पता होना चाहिए, तभी तो आप चीज को बना पाओगे। अदरवाइज नहीं पता है तो भी चीज को यहां से देख सकते हो कैसे। अब देखिए एक चीज कि कैल्शियम का कौन सा ऐसा मेटल है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। अब इस चीज को रटना नहीं, इस चीज को समझना है कि कैल्शियम जो है वो कैल्शियम का कौन सा ऐसा साल्ट है जिसमें आपका कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो कौन सा हमारा साल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी इसी का क्या बनेगा, इसके साथ यानी कि लवण बनेगा, यानी संगत लवण, यानी कि साल्ट बनेगा। तो हम यहाँ पे बना सकते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और क्या बनेगा H2O, यानी कि जल बाहर निकल जाएगा। देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ थे तो एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, CO3 बन गया, और CO3 कैल्शियम के साथ जुड़ गया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया यहाँ से। एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे हैं, तो H2O यानी वाटर के रूप में क्या हुआ, हमको प्राप्त हो गया। तो ये था दूसरा प्रॉपर्टीज। बेस का कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, बस इसके 2 ही प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर। अब इसका एक चीज और देखना है हमको, पीएच वैल्यू किस प्रकार वेरी करता है। हम लोग कहते क्या है कि जिसका पीएच वैल्यू, ये लास्ट पॉइंट है, जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। क्लियर। और जितना अधिक होगा 7 से लेकर 14 तक, यानी कि 14 वाला तो बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। कहने का सेंस ये हुआ कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से जितना अधिक होगा वो उतना ही बेसिक होगा। हमने एसिड के केस में आपको समझाया था कि इसका कैसे वेरी करता है, थोड़ा सा एक बार उस पर और ध्यान दे दीजिए। ये कुछ इस प्रकार का स्केल होता है और स्केल के ऊपर ऐसे कुछ लाइन रखी गई रहती है, और यहाँ पे मिड पे हमारा क्या होता है 7, यानी कि न्यूट्रल जो वैल्यू होती है वो यहीं पे होती है। 7 से जैसे आगे जाते जाएंगे आप लोग, तो मान लीजिए यहाँ पे 8 मिल गया, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, इस प्रकार का स्केल होता है। और ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं, इन सब का क्या होता है, अपना अपना रंग होता है। इस चीज को नोट करिएगा, इसका क्या होता है, अपना अपना रंग होता है। यानी जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, इन सब का अपना अपना कुछ अलग कलर होता होगा। अब देखिए, मान लीजिए आपको सोल्यूशन मिला, नहीं पता है उसका कितना ज्यादा बेसिक नेचर का है, आपको नहीं पता, कंपैरिजन करने के लिए ज्यादा इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिल चुका, जैसे कि मान लीजिए एक बीकर लिया और बीकर में कुछ बेसिस के सॉल्यूशन यहाँ पे डाल दिए। क्लियर। तो आपको कैसे चेकआउट करना है, आपको करना क्या है कि बेसिस के जो सॉल्यूशन मिले हैं, कुछ बाहर मार्केट में आपको पीएच क्या मिलता है, पेपर मिलता है, पीएच पेपर मिलता है। जैसे इस पीएच पेपर को आप लोग इस बेसिक मीडियम में डालोगे तो ये अपना पीएच पेपर पे कुछ रंग शो करेगा। अब ये जो रंग आपको मिलेगा, यही रंग इस किन्हीं रंगों से मैच करेगा। समझ आ रहा है। यानी जैसे इस पीएच पेपर को हमने इस सोल्यूशन में डाला, अंदर किया, तो अंदर करने के बाद से पीएच पेपर का रंग बदल जाता है, पीएच पेपर का कुछ अपना रंग आ जाता है। तो वो रंग जब आएगा तो ये रंग आपको इन्हीं नंबरों के बीच से जो इनका रंग है, इनके रंगों से इस पीएच पेपर का रंग मैच कर गया। यानी जिस नंबर से रंग आपका मैच कर गया, हम लोग बोलेंगे क्या कि इस पीएच यानी इस बेसिक सॉल्यूशन का पीएच मान उतना ही है। मान लीजिए कि इसका रंग 12 वाले कलर से मैच कर गया। मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि इस 12 वाले का कलर मान लो क्या है, मान लेते हैं येलो है। क्या है, येलो है। येलो कलर का ये ऐसा होता नहीं है, मगर कलर तो उसका कुछ और होता है। हम मान लेते हैं कि
12 वालों का क्या है, येलो कलर का अपना मैच करता है। तो जैसे ही पीएच पेपर को मान लीजिए आपने बेसिक सोल्यूशन में डाला, यानी कि बेसिक क्षारीय माध्यम में डाला, तो इसका जो रंग आया ये निकल के मान लीजिए क्या आ गया, येलो आ गया। कैसा आ गया, येलो। तो हम लोग कहेंगे क्या, इस सोल्यूशन का पीएच मान कितना है, 12 है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा पीएच का कॉन्सेप्ट। तो ये था पूरा बेसिक यानी कि क्षारक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरा हम लोग का बेस आज क्या हुआ, कवर होता है। इसके पहले हम लोगों ने पूरा अम्ल को कवर कर चुके थे, आज पूरा बेस खत्म हो चुका। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा साल्ट यानी कि लवण को कवर आउट करेंगे। क्लियर? तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।